हाय फ्रेंड्स, स्वागत है डीएफ क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं वन शॉट में डॉट मेटल एंड नॉट नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है, तो इसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए है धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं? ठीक है, धातु क्या होते हैं, तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं। धातु क्या होते हैं? ठीक है, तो चलिए धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। ठीक है, तो तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, धातु के कुछ उदाहरण हैं। धातु के उदाहरण क्या है कि धातु क्या होते हैं? जो मेटल होते हैं, यानी जैसे देखा जाए तो आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, चांदी और कॉपर। ठीक है, अधातु के कुछ उदाहरण क्या होते हैं? अधातु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि धातु की संगत में नहीं आते हैं। ओके, धातु की जब संगत में आएंगे नहीं, यानी वो धातु नहीं होंगे। क्या हाइड्रोजन कोई धातु है? नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, गैसियस होता है, इसलिए धातु नहीं है। नाइट्रोजन भी एक गैस होती है, ये भी जो है अधातु में आती है। सल्फर है, ये भी अधातु में आती है। ऑक्सीजन है, ये भी अधातु होती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो धातु नहीं होते हैं, ठीक है, सभी अधातु होते हैं या अधातु कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि चलिए आइए भौतिक गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, धातु भौतिक गुणधर्म किसके? जैसे जो धातु होते हैं या धातु होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, भौतिक धात्विक। चलिए भौतिक क्या होते हैं? धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? धातु में क्या होती है? धात्विक चमक क्या होती है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब धातु में क्या होती है, अधातु में क्या होती है। तो धातु जो होते हैं, इनकी जो लेयर होती है, धातु की जो सतह होती है, वो कैसी होती है? चमकदार होती है। लेकिन अगर अधातु की बात की जाए तो अधातु में चमकीली नहीं होती हैं, कुछ अधातुओं को छोड़कर। जैसे आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक धातु होती है, लेकिन क्या होता है? चमकीला होता है। अगर इसी की संगत में अगर देखा जाए तो एक होता है हीरा। ठीक है, हीरा। हीरा भी क्या होता है? हीरा जो होता है, हीरा भी क्या है? एक जो है अधातु होती है, लेकिन ये कैसी है? चमकीली होती है। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें, कठोरता की बात करें, ठीक है, हार्डनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम हार्डनेस की बात करें, ठीक है, हार्डनेस की बात करें तो उस धातु में समानता क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, और लेकिन जो लिथियम होता है, यानी लिथियम का अगर देखा जाए तो जो Li होता है और जो सोडियम होता है, ओके, जो सोडियम होता है एंड जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का क्या होता है? क्या होता है? मुलायम होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मुलायम होते हैं। ठीक है, और इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो अधातु क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, कठोर नहीं होते हैं, और ये कार्बन का एक अप्रूफ होते हैं। कार्बन का प्रूफ क्या होता है? जैसे एक हीरा होते हैं। ठीक है, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन आपने नाम सुना होगा, फ्लोरीन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है क्या होता है? अगर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ किया जाए तो हीरा होता है। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, चलो
रूप रूप क्या होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए रूप की बात कर लेते हैं। ठीक है, रूप कैसा होता है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। कमरे का ताप क्या होता है, अगर कमरे का रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात करें तो कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, लेकिन अगर अधातुओं की बात करें, अधातुएं जो इसी टेम्परेचर में होती हैं कैसे होती हैं, गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, या फिर अधातु में ठोस के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें केवल मरकरी या पारा, ठीक है, मरकरी का क्या होता है, मरकरी का अगर सिंबल देखा जाए तो Hg होता है। ठीक है, मरकरी और पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है, मरकरी ही एक ऐसा धातु है। धातु की अगर बात की जाए, आपने जो है मिनीमाटा डिजीज के बारे में सुना होगा। मिनीमाटा डिजीज क्या था, ठीक है, मिनीमाटा डिजीज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए मिनीमाटा, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मेथाइल मरकरी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें मेथाइल मरकरी CH3Hg, ठीक है, Hg को यानी ये क्या है, ये एक मरकरी है। ठीक है, मरकरी क्या थी, ये जो है धातु होती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी द्रव के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो बीपी नापने वाले जो पुराने ज़माने में जो है मीटर चलते थे, ठीक है, और उसमें जो है मरकरी होता था। ठीक है, या आजकल के थर्मामीटर में भी जो है डिजिटल आ गए हैं, लेकिन जो पुराने थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, उनमें भी मरकरी पाया जाता है, जो चमकीली होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन जो है वेरी डेंजरस है, ब्रोमीन को खुले में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, ब्रोमीन को जैसे ही आप खुले में छोड़ेंगे धीरे धीरे क्या होगी, उड़ने लगेगी। ठीक है, आघात वर्धता अगर की बात करें तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, इनको क्या हो सकता है, पीटकर इनको क्या करते हैं, पतली चादर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अधातुएं क्या होती हैं, आघात वर्ध नहीं होती हैं, लेकिन इनको पीटकर पतला नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए तन्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तन्यता की बात कर लेते हैं। धातुओं को पतली, ठीक है, यहाँ पर देखा जाएगा धातुओं को पतली, ठीक है, रूप में पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, और धातु में क्या होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, इनको खींचा नहीं जा सकता है। विद्युत व उष्मा का चालक, ठीक है, सामान्यतः धातु में क्या होती हैं, सामान्यतः धातु में विद्युत उष्मा का सुचालक होती हैं। ठीक है, जैसे सीसा होता है या मरकरी होता है, ये कुचालक होता है, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर लोहा देखा जाए तो उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। सामान्यतः अधातु में क्या होती हैं, अधातु में जो होती हैं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। इनमें जो है क्या होता है, इनमें जो है विद्युत नहीं जो उसका विद्युत का संचालन नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। देखा होगा आपने जो शेल होती हैं, ठीक है, सेल होती हैं, शेल वाली जो बैटरी होती हैं, ठीक है, ध्यान दिया होगा, शेल की बैटरी होती हैं। तो शेल में क्या होता था, शेल में जो है ग्रेफाइट का बीच में रॉड पड़ा होता है, और ये ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, घनत्व अगर डेंसिटी की बात करें तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक वाले क्या होते हैं, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व क्या होता है, सोडियम, अगर सोडियम की बात करें, सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, सोडियम यानी Na+ और पोटेशियम यानी K, इसका भी जो वैलेंसी होती है वो K+ होती है। ठीक है, घनत्व तथा गलनांक क्या होते हैं, इनके कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, ध्वनिक की बात कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, ध्वनिक की बात कर लिया जाए तो सामान्यतः कठोर सतह टकराने पर आवाज पैदा करती है। धातु में क्या होती हैं,
धातुएं जो होती हैं कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं, आवाज पैदा करती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अधातुओं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है, उसमें आपने क्या है कोई छड़ मारी तो आप उसको क्या होता है, आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑक्साइड, अब ऑक्साइड की बात करें तो धातु में क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातु में क्या होती हैं, ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी जैसे ये ऑक्साइड से रिएक्शन करती हैं। ठीक है, जैसे क्षार वाले ऑक्साइड से रिएक्शन करती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यह है अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये जो अधातुएं होती हैं क्या होती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, जहां पर वायु के साथ अभिक्रिया, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया। ओके, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यहाँ पर देखो धातु की वायु के साथ अभिक्रिया है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और वायु क्या होती है, वायु जो होती है O2 होती है। ओके, वायु O2 होती है। अब धातु, यहाँ पर कोई धातु है, यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी O2 है, उसके बाद क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर धातु कौन सी है, कॉपर लिया गया है, कॉपर लिया गया है, O2 लिया गया है, 2CO बना दिया गया है। इसको अगर समीकरण को बैलेंस करें तो देखो यहाँ पर 2 है, कॉपर में 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी कॉपर 2 है। ठीक है, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। कैसे, अगर हम 2 करेंगे, ठीक है, ये करेंगे CO, ठीक है, तो यहाँ पर CO भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ओके, ये हम समीकरण बैलेंस में सीखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, एल्युमिनियम से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एल्युमिनियम 3O2, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है, 3O2 है, बन रहा है एल्यूमिना। ठीक है, या फिर बन रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, Al2O3, तो यहाँ पर आपने देखा 4Al, 4 यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो 2 तो 4 एल्युमिनियम है, और यहाँ पर 3 और 2 6, 3 दूनी 6 ऑक्साइड है। ओके, ठीक है, फिर क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर कैसा होता है, ठीक है, Mg+2, ठीक है, Mg+2 होता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्साइड के ऊपर कैसा होता है, -2। ओके, -2 होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों रिएक्शन करेंगे, माइनस और प्लस दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो MgO बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब क्या है, समीकरण बैलेंस है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती हैं, यानी धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की क्या करती हैं, अभिक्रिया दिखाती हैं। यहाँ पर क्या, सोडियम और पोटेशियम वायु के आकस्मिक में आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें इन्हें केरोसिन में डुबे के रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम और पोटेशियम कौन सी धातुएं होती हैं, तो ये नरम जो है धातुएं होती हैं, मुलायम धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किनको किनको काटा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखो किनको काटा जा सकता है, यहाँ पर सोडियम। ठीक है, सोडियम को और पोटेशियम को। ओके, सोडियम और पोटेशियम को क्या हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम को हम जो है आसानी से काट सकते हैं चाकू। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काट सकते हैं चाकू से, और इन्हें केरोसिन के ऑयल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। क्यों आग पकड़ लेती हैं, ठीक है, क्यों आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि वेरी रिएक्टिव होती हैं। ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड, यानी मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, एंड लेड यानी Pb यानी लेड। वायु के साथ
धीरे अभिक्रिया करती हैं, वायु के साथ क्या करती हैं, धीरे अभिक्रिया करती हैं, और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, कैसे, जैसे ऑक्साइड की परत कैसे चढ़ेगी, जैसे Mg है ना और O2, ठीक है, अभी Mg O2 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा 2MgO। ओके, तो यहाँ पर 2MgO बनेगा। ऐसे ही Al2O3 भी बन रहा था, ZnO बन जाएगा, PbO बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, ZnO। ओके, तीसरा क्या बनेगा, PbO। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो Mg+2 होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर O-2 होता है, ऑक्साइड O-2 होता है। तो आपको जो है संयोजकता याद करनी पड़ेगी, और संयोजकता जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको जो है थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी कि आपको यहाँ पर Al कहाँ पर है, Al कहाँ से आता है। Al पे जो संयोजकता होती है क्या होती है, Al की जो संयोजकता होती है वो +3 होती है। ठीक है, Al की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, वो +3 होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए, आप बात करते हैं Fe की, ठीक है, यहाँ पे अगर Fe क्या होता है, आयरन होता है। आयरन पे चार्ज कैसा होता है, ध्यान दो, आयरन पे चार्ज जो होता है, आयरन पे जो चार्ज होता है वो होता है Fe+2 एंड इधर देख, ठीक है, Fe+3। ओके, Fe+3 होता है। ठीक, अब यह क्या होता है, वायु में गर्म करने पर Fe को जब हम वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला का लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आयरन में जब हम वायु में गर्म करते हैं तो यह जलता नहीं है, लेकिन अगर जब हम ज्वाला में लौह चूर्ण डालेंगे, ठीक है, लौह चूर्ण क्या तो आयरन का चूर्ण डालेंगे तो वह तेजी से जलने लगता है। ऐसे ही कॉपर क्या होता है, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की, ठीक है, उस पर क्या होता है, एक मिनट, उस पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ओके, कॉपर ऑक्साइड की परत क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की परत, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब ये इसी तरीके से क्या होता है, Ag सिल्वर, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, चांदी और सोना क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर लवण की बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है, साल्ट होता है। ओके, साल्ट होता है, और जल क्या होता है, एक प्रकार का H2O। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो H2O। ओके, उसके बाद अगर देखा जाए, उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होता है, Al2O3, एल्यूमिना को जब रिएक्शन कराएंगे हम अम्ल के साथ, ये अम्ल है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, जल बनता है।
उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर Al2O3 है, ठीक है, Al2O3 क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, यानी NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे हम जल के साथ अपक्रिया। तो धातु के साथ जल के साथ जब अपक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा, धातु की जल के साथ अपक्रिया होगी, ठीक है। कोई यहाँ पर ले लेते हैं धातु, ठीक है, मान लो हम कौन सी लेते हैं, हाँ सोडियम ले लेते हैं, सोडियम धातु है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं क्या, उसके बाद ले लेते हैं ऑक्साइड, जल के साथ क्रिया हो रही है, तो जल के साथ क्रिया यानी H2O, ठीक है। H2 होगा तो यहाँ पर H2 जो टूटेगा, ठीक है, वो टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में, OH OH माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है NaO बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनाएगा तो NaO बनाएगा, ठीक है, ऐसे टूटता भाई है, प्लस H2O बनेगा, ठीक, प्लस H2O बनेगा, ओके। अब उदाहरण करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम के साथ जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, 2NaOH बनता है, ठीक है, प्लस ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर देखो सोडियम है प्लस H2O है, ठीक है। अब बनता क्या है, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH बनता है प्लस H2 ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहीं पे आइए देख लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, 2Na है, यहाँ पर 2Na है और H2 से किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 जो है क्या है, H2 निकल गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कैल्शियम था, कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या हुआ, H2 के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यानी बुझा हुआ चूना बना और क्या हुआ, जल निकल गया। उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पर H2O मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। उसके बाद अगर किया जाए एल्युमिनियम के साथ तो Al2O3 बन गया और 3H2O गैस निकल गई, ये सभी समीकरण बैलेंस है, ठीक है। फिर आयरन के साथ Fe3O4 बन गया, यहाँ पर ये भी समीकरण बैलेंस है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया, ठीक है, धातुओं की तनु अम्ल यानी तन क्या होते हैं, अब धातु आप जानते हैं, तन क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जिनमें कुछ मात्रा पानी की मिली हो, ठीक है, ऐसे अम्ल जिनमें कुछ मात्रा पानी की मिली हो तन अम्ल कहलाते हैं। और जब धातु तन अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो लवण बनाएंगे, ओके, लवण बनाएंगे और प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। चलिए उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट वाले क्या होते हैं, इनमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl, ठीक है, इसको बोला जाए तनु अम्ल, ओके। यहाँ पर जो है Fe है, 2HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2HCl मतलब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसको बाद में समीकरण जब बैलेंस की जाएगी तो समीकरण वहां पर बैलेंस हो जाएगा, ओके। FeCl2 बनाता है प्लस H2 बनाता है। अगेन यहाँ पर Mg है, Mg जब रिएक्शन करता है, ठीक है, Mg जब यहाँ पर जो है, ध्यान दो, ठीक, Mg है
यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराता है तो MgCl2 बनता है और H2 बनता है। इसी तरीके से Zn है, ZnCl2 बनेगा, ठीक है, एंड H2 गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से एल्युमिनियम है, AlCl3 बनेगा और 3H2 गैस निकल जाएगी। कॉपर और मरकरी, ठीक, कॉपर और गोल्ड और मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखने वाली बात है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर एंड, ठीक है, सिल्वर Ag, ठीक है, ठीक है, और प्लस क्या होता है Hg, Hg यानी मरकरी। ओके, फिर क्या है, धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, धातु प्लस लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का विलयन बनेगा और क्या होगी, धातु, ठीक है। चल सक्रियता श्रेणी की देखो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन एंड लीड, ठीक है। अगर सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील क्या है, ठीक है, अधिक क्रियाशील अगर देखा जाए तो आप एरो दिखाएंगे और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा पोटेशियम है, अगेन देन सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर क्या ये जो है अगर इधर देखा जाए तो ये जो है अधिक अक्रियाशील है, ठीक है। और अगर घटती अक्रियाशीलता देखेंगे तो फिर घटती अक्रियाशीलता को हम एरो ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है, घटती अक्रियाशीलता है। ओके, अगर हम सबसे कम अक्रियाशील वाले तत्व देखेंगे तो सबसे कम अक्रियाशील वाले जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, Ag मतलब क्या है, सिल्वर है, Hg मतलब मरकरी है, और कॉपर मतलब क्या है, कॉपर है, और हाइड्रोजन है। ये सबसे क्या है, सबसे कम जो है अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद धातु के अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु यहाँ पर ये देख लेते हैं, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। उदाहरण है NaCl का निर्माण। ओके, NaCl का निर्माण कैसे होता है, अब आप जानते होंगे Na का जो है क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, वो होता है 11। अब जब इसमें क्या होगा कि जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, ध्यान दो, अब इसका जो है 281 क्या है, 281 क्या है, यहाँ पर 281 जो है ये तुम्हारा क्या है, 2, 8 और 1, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो है रूल होता है बोर का नियम, ठीक है। ठीक है, बोर का नियम होता है जो कि L M N O P, इसमें हम लोग आवर साड़ी के अकॉर्डिंग देखते हैं, K में दो आएंगे, ठीक है, L में 8 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर आएंगे अठारह इलेक्ट्रॉन, देन 18 आएंगे, देन 32 आएंगे, फिर 32 आएंगे आगे की सेल में। तो अभी तक हमने क्या देखा, सोडियम का 11 होता है, अगर इसका जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर जो है 281 कितना होता है, 281 होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने कोष से निकालेगा, बाहरी कोष से, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेगा Na+ आ जाएगा, प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर प्लस जो है
इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। सोडियम धन आयन बन जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, ध्यान दो, क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 होता है, 17 क्लोरीन यानी 2 8 7 होता है। इस पे यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर Cl माइनस जो है बना लेता है। अब यहाँ पर ये प्लस सोडियम प्लस हो गया या Cl माइनस हो गया, ठीक है। इस सोडियम का इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब फाइनली क्या होगा, फाइनली NaCl क्या होगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है, फाइनली NaCl बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आयनिक यौगिक। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अगर देखा जाए प्लस वाले और माइनस वाले विपरीत आवेशित आयन हो गए ना, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी किसमें, मजबूत वैद्युत स्थिर वैद्युत बल में, ठीक है, मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयंस वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे ये आयन थे, ठीक है, ये आयन थे और यहाँ पर सोडियम प्लस था और क्लोरीन के ऊपर माइनस था, ये दोनों जुड़कर क्या बना लिए थे, आयनिक यौगिक बना लिए थे, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, गुणधर्म में पहले जो है वो भौतिक प्रकृति है, क्या होते हैं, ये ठोस कुछ कठोर होते हैं और ये समानता क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। इनके भौतिक प्रकृति मतलब क्या होते हैं, कठोर तो होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। इन पे भंगुर मतलब क्या होता है, इनमें थोड़ा सा जोर लगाएंगे आप, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, दाब लगाएंगे, तुरंत क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गलना होता है। क्वथनांक क्या होता है, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने को बॉइलिंग क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक यानी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता क्या होती है, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, ठीक है, केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, ठीक है। विद्युत चालकता क्या होती है, आयनिक यौगिकों में जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक क्या करते हैं, आयनिक यौगिक जो है जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर आयनिक यौगिक ठोस में है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए, नमक, नमक होता है ना, ठीक है, नमक होता है, NaCl होता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, कोई बात नहीं है। NaCl होता है, आपने देखा होगा, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे NaCl होता है तो NaCl अगर हम जैसे कंकड़ वाला लेते हैं, कंकड़ वाला नमक लेते हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत का चालक नहीं होता। लेकिन वही अगर हम जो है उसको क्या करें, हम तोड़ के जो है इसमें जलीय विलयन में डाल दें, जलीय विलयन में जैसे ही डालते हैं उसमें क्या होता है, आपने एक डिस्टिल वाटर ले लीजिए, डिस्टिल वाटर में क्या होता है, कोई आयंस नहीं होते, उसमें लाइट डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगी, यानी विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें नमक मिलाते जाएंगे उसका चालन बढ़ जाएगा, यानी विद्युत चालकता उसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क का सांद्रण किस प्रकार होता है, तो अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से होता है। उच्च अपक्रियाशील धातु में, ठीक है, यानी अयस्क वे होते हैं जिनसे हमें धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है या धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, मध्यम अपक्रियाशील धातु में और निम्न अपक्रियाशील धातु में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च अपक्रियाशील धातु में क्या होती है, जैसे गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध धातु में मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे धातुएं होती हैं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं, जिनमें एक सल्फाइड अयस्क होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न अपक्रियाशील धातुएं होती है जिनमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। तो सल्फाइड अयस्क कौन कौन से होते हैं, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है या मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और Zn जिंक सल्फाइड होता है। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। ओके, यहाँ पर ऐसे हम लोग इसका सांद्रण कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर सिनेबार होता है, ठीक है। सिनेबार वायु में, अब देखो दोनों जो होते हैं जिंक कार्बोनेट और वो जो HgS और ZnS होते हैं, सिनेबार जिसे कहा जाता है, वो दोनों क्या करते हैं, उनमें वायु थोड़ा सीमित वायु, एक में वायु डाली जाती है, दूसरे में सीमित वायु डाली जाती है। वायु डालने के बाद सल्फाइड जो एस होते हैं उनका भर्जन कराया जाता है, भर्जन के बाद और इनका जो कार्बोनेट के एस को होते हैं इनका निस्तापन कराया जाता है। दोनों का निस्तापन कराएंगे, इधर भर्जन कराएंगे, दोनों से हमें क्या प्राप्त होगा, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे, फिर धातु में क्या होगा, उनका धातु का अपचयन करा लेंगे, उसके बाद धातु का शोधन करा लेंगे, हमें शुद्ध धातु क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। उसके बाद भर्जन कराएंगे, और भर्जन के बाद क्या होगा, भर्जन के बाद धातु में मिल जाती है, इसका परिष्करण करा लेंगे, मतलब शुद्ध धातु, इसका जो क्या होता है, शुद्ध धातु क्या होती है, शुद्ध धातु हम बना लेते हैं। मतलब कि उसका भी परिष्करण कराना पड़ता है, कई तरीके जो है, जैसे यहाँ पर देखो अपचयन दिया गया, शोधन दिया गया, इस प्रकार के शोधन वगैरह करा के हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आ गया है गैंग। गैंग आ गया। अब गैंग क्या होता है, ठीक है, गैंग क्या होता है, पृथ्वी पर खनिज अयस्क में, ठीक है, गैंग, ध्यान दीजिए, गैंग अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। गैंग पृथ्वी पर जो खनिज अयस्क, यानी पृथ्वी से जो अयस्क निकाला जाता है, जिसमें से रेत होती है, मिट्टी होती है, आज कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है। भर्जन क्या होता है, भर्जन के बारे में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिकतम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फाइड का अयस्क जो होता है उसको वायु की उपस्थिति में, खूब वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, और धातु ऑक्साइड में जब बदल जाएगा तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। कुछ उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, हमने कहा था ना जिंक सल्फाइड होता है, उसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में हम खूब गर्म करेंगे, और गर्म करने पर क्या होता है, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। तापन मतलब मतलब है गर्म करना, ठीक है। और यहाँ पर जिंक ZnO बन रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। HgS यानी HgS मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। इसको जब C2CO2 में गर्म करते हैं, तीन मतलब ये समीकरण को बैलेंस करने के लिए 3 और 2 यहाँ पर लिया गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर HgS को O2 के साथ गर्म कर रहे हैं, यानी वायु की उपस्थिति में हम ताप पे यानी गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। मर्क्यूरस क्यों नहीं बनता है, Hg+1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए Hg यहाँ पर क्या है, Hg अगर देखा जाए तो यहाँ पर +1 में है, और O अगर देखा जाए यहाँ पर -2 में है, ठीक है, वो -2 में है। उसके बाद क्या है, सल्फाइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। निस्तापन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, ठीक है, ध्यान दो, उसको वायु में होता था। निस्तापन क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क को, यहाँ पर देखो भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड के अयस्क को यूज किया जाता है, ठीक है, और निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट के अयस्क को यूज किया जाता है। तो कार्बोनेट के अयस्क को सीमित वायु में हम अधिकतम ताप पर गर्म करते हैं, और ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए ZnCO3 को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, तो ZnO बन रहा है, और क्या बन रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रकार की क्या हो रही है, वियोजन अभिक्रिया भी हो रही है, ठीक है। देखो वियोजन हो रही है ना, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एक परिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो क्या होता है, वियोजन क्रिया कहलाती है, अपघटन क्रिया कहलाती है। अपचयन क्या होता है, धातु के ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, जैसे ZnO से CO। यहाँ पर ZnO है ना, और अपचयन क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का निकलना होता है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का, चलिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें हम एक जो है पात्र लेते हैं, ठीक है। पात्र में क्या होता है, एक एनोड द्रव्य यहाँ पर एनोड पंख डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अम्लीय विलयन, यानी क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो है एक विलयन भर देते हैं इसमें, ठीक है। ये जो देखो यहाँ पर है कॉपर सल्फेट का विलयन है, ओके।
उसके बाद क्या है, एनोड है, कैथोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टैंक है, इसमें जो एक एनोड प्लस का होता है और यहाँ पर कैथोड माइनस का है, ठीक है। माइनस पे क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, एनोड पर अशुद्ध तांबा लग जाता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा जाके चिपक जाता है। विलयन में CuSO4 और H2SO4 का सूक्ष्म मात्रा डालते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर अशुद्ध धातु जो है, एनोड पर अशुद्ध धातु क्या होती है, लग जाती है, ठीक है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर धातु उतनी ही शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन में निक्षेपित हो जाती है। अविलेय शुद्धियां एनोड के तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे जिंक एनोड पंख कहते हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। संक्षारण, ठीक है। अब संक्षारण में बात कर लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, धातुएं अपने आसपास से अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आती हैं, आने पर संचारित हो जाती हैं। सिल्वर, सिल्वर वायु की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, ठीक है। कॉपर क्या होता है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ओके। लोहा क्या करता है, लोहा आर्द्र वायु में यानी नम वायु में क्या होता है, भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा हम पेंट करके कर सकते हैं, तेल लगाकर कर सकते हैं, ग्रीज लगाकर कर सकते हैं, ग्रीज लगाकर कर सकते हैं, यशत लेपन करके कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन करके कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम लेपन करके कर सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं, नोडीकरण कर सकते हैं। लोहे एवं इस्पात से जंग सुरक्षित करने के लिए लोहे, यह सब लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यह सब लेपन कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक, ठीक है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात में क्या होता है, इस्पात में लोहा और निकेल और क्रोमियम का मिला होता है। पीतल में कॉपर और जिंक मिला होता है। कांस्य में कॉपर और टिन मिला होता है। सोल्डर में लेड और टिन मिला होता है। अमलगम में मरकरी और अन्य तत्व मिले होते हैं, ओके। ये सारे क्या होते हैं, ये अन्य तत्व मिले होते हैं। तो लोहा क्या है, Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ यह जो है पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल लेकर के आएंगे, यानी क्वेश्चंस और आंसर लेके आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर जब लेके आएंगे तो वहाँ से आपको बोर्ड की तैयारी करने में और आसानी हो जाएगी, कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से लेके आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए हमारे DS क्लासेस के साथ। थैंक यू।